हेलो हाय नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत इस एसएससी सीजीएल 2025 प्रीलिम्स पेपर सॉल्यूशन की सीरीज में। आज की इस वीडियो के अंदर हम 21 सितंबर की शिफ्ट नंबर 3 में पूछे गए जी के जीएस के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ये 30th यानी कि 30वीं शिफ्ट होगी जिसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए उनका डिस्कशन आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। समझ गए? इसके बाद लगभग 16 शिफ्ट्स का डिस्कशन और बचता है। पीपीटी मेरी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, बस वीडियो बनाने का काम रहता है। तो कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आप लोगों को बाकी के रिमेनिंग जो शिफ्ट्स हैं उनका भी डिटेल्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूं। बट आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को हर वीडियो जो आप देख रहे हैं जिससे आप फायदा उठा रहे हैं या फिर जो आपको यूजफुल लग रहा है उसको लाइक जरूर करना है। और अगर आप कमेंट छोड़कर जाएंगे तो वो भी बहुत बढ़िया है। कोई कमी लगे, कोई सजेशन हो तो वो सब बातें आप कमेंट्स के जरिए मुझे दे सकते हैं। तो चलिए भाई, पहला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आएगा। 21 सितंबर 2025 की शिफ्ट नंबर 3 का पहला सवाल ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन पूछता है, न तो चोल और न ही चेर राजवंश सीधे तौर पर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना के लिए जिम्मेदार था। Neither the Chol nor the Chair dynasty was directly responsible for the establishment of which of these following four। तो पहले जब मैं चोल वंश की बात करता हूं, दक्षिण भारत की सबसे पावरफुल डायनेस्टीज में से एक थी। स्पेशली अपनी जो समुद्री पावर है, जो नेवल पावर है, उसके लिए काफी फेमस माना जाता था। राजेंद्र चोल का हम जिक्र करते हैं तो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर अपने कैंपेन्स चलाने के काम को लिए वो जाने जाते हैं, इंक्लूडिंग श्री विजय एम्पायर जो इंडिया और मलेशिया रीजन के अंदर थी, वहां तक अपना वो छवि, अपनी पहचान को पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं। तो इसीलिए जो समुद्री यानी कि जो नेवल एक्सपीडिशंस हैं उनको साउथ ईस्ट एशिया तक ले जाने के लिए आपको एक्टिविटीज करते हुए वो नजर आएंगे। तो यहाँ पर एक एक करके हम ऑप्शन वाइज चलने की कोशिश करते हैं कि भाई कौन कौन सी चीजें यहाँ पर आपको रिलेटेबल नजर आ रही हैं। पहला है नेवल एक्सपीडिशंस टू साउथ ईस्ट एशिया। तो भाई ये वाला काम तो ये करते थे, चोल डायनेस्टी को इस काम के लिए तो जाना जाता था ना। बट इन्होंने क्या पूछा है, नॉर चेरा नॉर नीदर चोल वॉज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, किसकी चीज के लिए वो उसके स्थापन के लिए जिम्मेदार नहीं थे। दूसरा, तमिल लिटरेरी रेनेसेंस यानी कि तमिल साहित्यिक पुनर्जागरण। जब मैं तमिल साहित्यिक पुनर्जागरण की बात करता हूं तो ये भी चोल और चेरा साम्राज्य के समय में काफी ग्रो हुआ था। तमिल भाषा को आप देख लीजिए, उसके समय की लिटरेचर साहित्य को देख लीजिए, मंदिरों पर करे गए इंस्क्रिप्शंस को देख लीजिए, और जितने भी धार्मिक आंदोलन थे वो इसी पीरियड में बूस्ट मिलता है। मतलब ये वाला काम भी हुआ था इन दोनों के समय में ही लगभग। तीसरा है देवदासी टेम्पल सिस्टम यानी कि देवदासी मंदिर प्रणाली। ये जो सिस्टम है ना, ये भी साउथ इंडिया के जो मंदिर हैं उनके कल्चर की एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में जानी जाती है, जो कि चोल मंदिरों में ये सिस्टम को काफी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आप उस समय पर एग्जिस्टेड देखते थे, उस समय पर आप चलता हुआ देखते थे। तो ये भी आपकी इन दोनों से संबंधित या फिर स्थापित करी गई हुई एक चीज है। तीसरा है बहामनी साम्राज्य, जो कि डी ऑप्शन में दिया है, इसी को आप लोगों को मार्क करना पड़ेगा। जो ये बहमनी किंगडम है, इसका चोल या चेर साम्राज्य से कोई भी रिश्ता नहीं है। बहमनी जो सल्तनत है उसकी स्थापना 1347 के समय में अलाउद्दीन बलमान शाह, ये बातें आप याद रखिएगा, अलाउद्दीन बलमन शाह, इसके द्वारा आप डेक्कन रीजन में करता हुआ देखते हैं, जो कि मध्यकालीन मुस्लिम साम्राज्य जो दिल्ली सल्तनत से अलग होकर बना था उसके बारे में आपको बताता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा सवाल था, चोर और चेरो डायनेस्टी से संबंधित कि भी इन चार में से किस चीज का, दोनों में से किसी ने भी स्थापन नहीं किया, एस्टेब्लिशमेंट नहीं किया। बहामनी किंगडम का इनसे लिंक ही नहीं है। ठीक है, दोनों की बात हो रही तो बताइए मुझे, चोल कैपिटल कौन सी हुआ करती थी, अगर आप में से किसी को याद है। चोलों की राजधानी हम लगा देंगे तंजवुर। हिंदी में मैं लिख नहीं रहा हूं, इंग्लिश में आप समझ सकते हैं।
बाकी सुनने में मैं हिंदी आपको बोल रहा हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि फेमस चोल रूलर रूलर के रूप में आप किसको जानते हैं, तो राजा राजा चोल का हम जिक्र करते हैं। ऐसे ही जब हम बृहदेश्वर मंदिर की बात करते हैं तो किसने बनवाया था, वो उसी राजा राजा चोल ने बनवाया था। बाकी बहामनी किंगडम को लेकर मैंने आपको बताया कि जो लेटर 5 डेक्कन सल्तनत थी उसमें ये आपका डिवाइडेड था, जिसमें अहमदनगर आता था, बीजापुर नजर आता था, गोलकोंडा नजर आता था, बिदार और बेरार रीजन नजर आते थे बहामनी किंगडम के अंदर। उस पर भी कभी डिटेल में चर्चा करेंगे, बट अभी तक इसके लिए इतना ही बहुत है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा देश थंडर ड्रैगन की भूमि के रूप में जाना जाता है, लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। बताइए विच ऑफ दीज कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन। ऐसे जो टर्म्स होते हैं ना वो अलग अलग कंट्रीज को दिए जाते हैं। तो यहाँ पर भूटान का आप काफी जिक्र इस चीज को लेकर सुनते होंगे, बहुत बार ये अलग अलग एग्जाम्स के अंदर पूछा जा रहा है। लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है। भूटान का लोकल नेम भी कुछ ऐसा सही है जिसका मतलब ऐसा ही होता है। आप अगर लोकल लैंग्वेज में मान लो कि बताइए, आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि भूटान को बताइए लोकली किस नाम से जाना जाता है, तो द्रक्युई, द्रक्युई ये एक टर्म है जो भूटान को दिया जाता है। अब इसमें मतलब क्या है, ये जो ड्रक है इसका मतलब है थंडर ड्रैगन, और ये युई जो है इसका मतलब है लैंड। युई नहीं, ये युल है, इसका मतलब है जमीन। ऐसी जमीन जो थंडर ड्रैगन की है। तो ये नाम एक तरीके से हिमालयन जो माउंटेन्स हैं उनमें होने वाले काफी तेज जो थंडर स्टॉर्म्स होते हैं या फिर जो बुद्धिस्ट सिंबोलिज्म है उससे ये इंस्पायर है। अब देखो बाकी के भी यहाँ पर देशों के नाम दिए गए हैं। नेपाल को लेकर अगर कल को आपसे पूछे कि इनको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है लैंड ऑफ माउंट एवरेस्ट। तो ये तो सभी को पता होगा, ये कोई अपना नहीं भी बोलेगा तो भी आप आंसर कर देंगे। श्रीलंका को क्या टर्म दी जाती है, एनी वन ऑफ यू? पर्ल ऑफ इंडियन ओशन, पर्ल ऑफ इंडियन ओशियन, हिंद महासागर का पर्ल। और मालदीव्स, जहां जाने की गुजारिश आप लोगों से शायद लोगों ने कर रखी होगी। तो ये एक आइलैंड नेशन है जो कि अपने कोरल आइलैंड और टूरिज्म के लिए फेमस है। क्या कहा जाता है वो भी मुझे भी याद नहीं है, ठीक है। बाकी कैपिटल्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। भूटान की कैपिटल क्या हो जाएगी? भूटान की कैपिटल थिम्फू याद रखिएगा कृपया करके। ये कैपिटल वगैरह जिसका अगर आप डिस्कशन सुन रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए। भूटान की करेंसी बताएगा कोई है? भूटान की करेंसी मुद्रा नगुल ट्रम। ये करेंसी है, ये मेरे ख्याल से कम ही लोगों को पता होगी। तो ये वाली बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस सरकारी योजना का उद्देश्य उन वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिन्होंने अपनी जीविका का साधन खो दिया है? Which government schemes aims to provide financial support to senior citizens who may have lost their means of sustenance? अब आपको पता है कई सारी ऐसी योजनाएं जो हमारी सरकारों के द्वारा लॉन्च करी जाती हैं, उनमें से आपको इस प्रकार के सवाल बनाकर ये पेपर में पूछ देते हैं। अब यहाँ पर एक स्कीम दी गई है आपको, IGNOAPS, जिसको हम कह रहे हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। कोई जानता है इसके बारे में? तो ये जो स्कीम है जिसको इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम्स के नाम से जाना जा रहा है, ये ऐसी एक योजना है जो कि गरीब सीनियर सिटीजन्स को फाइनेंशियल मदद यानी कि वित्तीय सहायता देने के लिए प्रोवाइड करती है। तो ये जो हमारा राष्ट्रीय सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है उसका एक प्रकार से भाग है, जिसका उद्देश्य जो एल्डरली लोग हैं उनको सपोर्ट देना है जिनके पास अभी अपनी जीविका चलाने का कोई प्रॉपर सोर्स नहीं है। तो इसीलिए मैं ये वाला ऑप्शन इसके अंदर मार्क करूंगा। इसको कृपया करके याद रखिएगा, आगे भी इस पे संबंधित सवाल आपसे पूछ सकते हैं। दूसरा इन्होंने अटल पेंशन योजना का नाम दिया है जो कि बी विकल्प में है। अटल पेंशन योजना पर एक सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि बताइए कि इसको कब लॉन्च करा गया। 2015 के अंदर लॉन्च करा गया। मेनली जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के कर्मचारी या वर्कर्स होते हैं ना, उनको सपोर्ट करने के लिए ये आपका योजना लाई गई थी। एक कॉन्ट्रीब्यूटरी टाइप की एक स्कीम है जहां पर पर्सन को रेगुलर कंट्रीब्यूशन अपना देना पड़ता है और वो इस स्कीम का फिर फायदा उठा पाता है।
तीसरा है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ये भी एक इंपॉर्टेंट योजना है। ये एलआईसी के द्वारा ऑपरेट करे जाने वाली एक पेंशन स्कीम है, जिसमें सीनियर सिटीजन्स को एश्योर्ड रिटर्न्स प्रोवाइड करने का काम करा जाता है। इन्वेस्टमेंट बेस्ड ये आपका एक पेंशन प्लान है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। तो इसका लिंक किससे है? एलआईसी से है। ये हमारे लिए कल को सवाल का रूप बन सकता है। तीसरा है एनएसएपी, ये भी इंपॉर्टेंट है, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। ये अम्ब्रेला वाला जो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम है उसके अंतर्गत आता है। जो आईजीएनओएपीएस, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम्स था, उसके अंदर कर ही ये आपको एनएसएपी नजर आती है। ठीक है, तो इसीलिए डायरेक्टली ओल्ड एज पेंशन देने वाली स्पेशल जो स्कीम है उसके रूप में आप इसको देखेंगे। तो ये वाला मतलब एक तरीके से आप याद रखिएगा। बाकी मैंने आपको ऑप्शन नंबर ए के रूप में चीज बता दी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कौन सा मुगल सम्राट पिएत्रा ड्यूरा या पत्थर जड़ना तकनीक और भारतीय वास्तुकला में दोहरे गुम्मद को लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है? विच मुगल एम्परर इज नोन फॉर पॉपुलराइजिंग पिएत्रा दुरा और स्टोन इनले टेक्निक एंड द डबल डोम इन द इंडियन आर्किटेक्चर? अब इंडियन आर्किटेक्चर बेस्ड जो योगदान है उस पर आधारित हमसे सवाल पूछे जाते रहते हैं। तो यहाँ पर ये जो सी वाले ऑप्शन में शाहजहां का नाम आपको दिया गया है, मुगल आर्किटेक्चर का स्वर्ण युग के लिए इस आदमी को जाना जाता है, जिसके समय में ये जो टेक्निक है पिएट्रा डूरा, इसको काफी पॉपुलर किया गया था। डबल डोम आर्किटेक्चर का इस समय पे बहुत ज्यादा यूज हुआ था। अब आपके अंदर ये वाला सवाल आ रहा होगा कि ये जो पिएट्रा ड्यूरा है ये आखिरकार है क्या? तो पिएट्रा ड्यूरा एक डेकोरेटिव स्टोन इनले की टेक्निक है, जिसमें जो सेमी प्रीशियस पत्थर होते हैं उनको मार्बल के अंदर जड़ा जाता है। तो ये भी एक टेक्निक आपसे पूछा जा सकता है। जैसे ताजमहल है, ताजमहल इसका बेस्ट एग्जांपल है। ताजमहल की दीवारों पर आपको जो फूलों के डिजाइन और एक इंट्रिकेट आर्ट वर्क नजर आता है वो इसी टेक्निक से बनाया गया है। ऐसे ही जो डबल डोम, जिसको दोहरे गुम्मद की मैं बात कर रहा हूँ, डबल डोम आर्किटेक्चर में आपको दो डोम नजर आता है। एक आउटर डोम होता है जिसमें बिल्डिंग को एक काफी भव्य रूप, भव्य लुक देने के लिए यूज करा जाता है, और ऐसे उसके अंदर एक इनर डोम होता है जो अंदर प्रॉपर हाइट को और एकोस्टिक्स को मेंटेन करने का काम करता है, यानी कि आवाज को मेंटेन करने का काम करता है। तो ये टेक्निक मुगल आर्किटेक्चर में शाहजहां के टाइम पे काफी पॉपुलर हुआ करती थी, तो इसीलिए हमने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी शाहजहां का आंसर कर दिया। बाकी देखो और भी लोगों का योगदान मतलब आर्किटेक्चर के फील्ड में रहा है। यहाँ पर बाबर का नाम यूज हुआ है, मुगल एम्पायर का फाउंडर है। आर्किटेक्चर के अंदर जो पर्शियन बगीचे हुआ करते थे उस स्टाइल को इंट्रोड्यूस करने के लिए बाबर को हम जानते हैं। यहाँ पर अकबर का नाम है, अकबर को लेकर भी हमारे आर्किटेक्चरल एरिया में काफी इंपॉर्टेंट इसका योगदान है। इंडो इस्लामिक जो आर्किटेक्चर है उसको प्रमोट इस आदमी ने करा। फतेहपुर सीकरी उस समय के फेमस एग्जाम्पल में अकबर के समय में बनवाया गया था। और ये औरंगजेब के बारे में तो आप जानते ही हैं, आर्किटेक्चर पर कंपैरेटिवली इसने कम फोकस किया, तोड़ने पर ज्यादा दिया। जो सिंपल स्ट्रक्चर्स थे वो ये ज्यादा प्रेफर करा करता था। ठीक है, तो शाहजहां को लेकर याद रखिएगा, इसको एक नाम दिया जाता है इंजीनियर किंग। क्योंकि इसको बनवाने का काफी शौक हुआ करता था। ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, ये इसी के द्वारा इन्वॉल्वमेंट था इसका। नेक्स्ट है त्वरित न्याय वितरण के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में किस तकनीकी प्रगति को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है? What technological advancement is explicitly incorporated in the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 for faster justice delivery? अब जो कॉन्टेक्स्ट इन्होंने पूछा है बीएनएस से रिलेटेड, पहले इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विच इज बीएनएसएस 2023 में टेक्नोलॉजिकली इंटीग्रेशन पर स्पेशल फोकस किया गया, ताकि जो जस्टिस डिलीवरी है वो तेज हो सके, वो पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी के साथ करी जा सके। उसके अंदर बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व करी इन्होंने। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग विटनेस की जो टेस्टमनी होती है, जो उनका बयान होता है, उसके अंदर रिफॉर्म किया। तो भी जो एविडेंस है, जो सबूत है, उनकी हैंडलिंग इससे फास्ट हो पाती है। जो लोग डिले करते रहते हैं ट्रायल्स के अंदर, वो डिले कम हो जाता है। डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन करने में आसानी रहती है।
तो ये एक इवेंट आप इसके अंदर देखते हैं। पहले ऑप्शन में इन्होंने दिया है यूज ऑफ ब्लॉकचेन इन कॉन्ट्रैक्ट्स, कोई मतलब नहीं है अनुबंधों में ब्लॉकचेनों का उपयोग, ये बीएनएसएस के अंदर का है। बीएनएसएस में स्पेशली इसका कोई मेंशन तो है नहीं। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग ऑफ विटनेस टेस्टिमनी, गवाही, गवाह की इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग वाली बात मैंने आपको ऑलरेडी बताई। तो बीएनएसएस इंपॉर्टेंट है, बहुत सवाल पूछे गए 2025 के अंदर सीजीएल मल्टीपल और बाकी के एग्जाम्स के अंदर। और ये आपको पता ही है कि सीआरपीसी को इसने रिप्लेस किया। सीआरपीसी कौन सा, 1973, इसको रिप्लेस करके ये आपका लाया गया। 3 नए क्रिमिनल लॉज, जिसमें बीएनएस आपको नजर आया, भारतीय न्याय संहिता, बीएनएसएस जिस पर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, और आपका बीएसए, बीएसए बोले तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो इनमें डिजिटल एविडेंस और ई गवर्नेंस से रिलेटेड या संबंधित जो प्रावधान है उनको इंपॉर्टेंस दी गई। ठीक, नेक्स्ट है 2025 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये भी करंट अफेयर बेस्ड सवाल है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको पता होना चाहिए। 2025 का रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आए थे जिनका नाम क्या था, फूमियो किशिदा। ये जो डी ऑप्शन इन्होंने आपको यहाँ पर दिया है, तो इनको चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। तो नहीं नहीं सॉरी, ये नहीं, फूमियो नहीं, ये थे आपके एच ई प्रबोवे सुबियांतो, ये थे एच ई प्रभु वो सुबियांतो। तो इनको बुलाया गया था। और आपको पता है इंडिया और इंडोनेशिया के जो डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इंडो पैसिफिक जो रीजन है उसके अंदर स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन के कॉन्टेक्स्ट में हमारे दोनों देशों के बीच में इस तरीके के वार्तालाप और इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। और रिपब्लिक डे पर आपको पता है फॉरेन चीफ गेस्ट इनवाइट करना हमारे देश का एक डिप्लोमेटिक ट्रेडिशन का एक इंपॉर्टेंट भाग हमेशा से ही रहा है। बाकी के हैं भी नहीं, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है, याद रखेंगे। पहला रिपब्लिक डे कब बनाया गया, ऐसे सवाल थोड़े ना आपको मतलब बताने की जरूरत है। 26 जनवरी 2000, 2000, 2000 नहीं, 1950, ठीक है। चीफ गेस्ट ट्रेडिशन इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक प्रतीक रहा है हमेशा से। और इंडोनेशिया और भारत का जब हम डिस्कशन देखते हैं, दोनों के अंदर समुद्री क्षेत्र के अंदर काफी मैरीटाइम डेमोक्रेसी के अंदर इंपॉर्टेंस हो देते हैं। इसमें जो एशियान कोऑपरेशन है उसमें इंडोनेशिया का काफी मेजर रोल हमेशा से रहता है, तो ये मतलब बनता है, ठीक है। भारत में स्थित ताप विद्युत स्टेशन तालचेर स्थित है, बताइए कहां पर, तालचेर थर्मल पावर स्टेशन इन इंडिया। बहुत ही आसान सवाल है, ज्यादा समय नहीं लेंगे। इस प्रकार के जो एजेंसीज या ऐसे बड़े बड़े यू नो लोकेशंस हैं या फिर ऐसे इंस्टीट्यूशंस की लोकेशन है तो वो हमें पता होना चाहिए। तालचेर थर्मल पावर स्टेशन उड़ीसा के अंदर लोकेटेड है, इंडिया की इंपॉर्टेंट थर्मल पावर हब्स में से इसको एक माना जाता है। तालचेर रीजन में जो कोयले के रिजर्व्स हैं उनके लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस है और इसी वजह से यहाँ पर आपको थर्मल पावर जनरेशन का डेवलपमेंट होता हुआ नजर आता है। अब जैसे एनटीपीसी है, एनटीपीसी या बाकी के जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो तालचेर के एरिया में अपना ऑपरेशन इसीलिए करते ही हैं क्योंकि उनको पता है कि वहां पर इन्वॉल्वमेंट है। झारखंड को हम यहाँ पर ऑब्वियसली नहीं लगाएंगे क्योंकि आंसर इसका उड़ीसा रहा, लेकिन झारखंड कोल प्रोडक्शन के लिए आपका फेमस है, लेकिन तालचेर यहाँ पर नहीं है, ये आपको पता चल गया। तमिलनाडु हम यहाँ पर एलिमिनेट कर देंगे। तमिलनाडु के अंदर एक दूसरा थर्मल प्रोजेक्ट फेमस है, बताएगा कोई? नई वैली, ने वैली, ये भी एक थर्मल प्रोजेक्ट है जो कि तमिलनाडु के साथ लिंक है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के अंदर का बताएगा कोई? बताइए, अगर आपको पता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन हर राज्य से संबंधित कुछ ऐसे फैक्ट्स हमें रटे हुए होने चाहिए। तो शिमाद्री याद रखिएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शिमाद्री। ये भी एक थर्मल पावर प्लांट है जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर है और काफी फेमस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में इनमें से कौन सी भौवैज्ञानिक संरचना बड़े पैमाने पर और व्यापक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूजल भंडारों की मेजबानी करती है? In India, which of these geological formations host the most significant groundwater reservoirs for large scale and extensive development? तो पहले तो कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए कि अगर बात किसके ऊपर हो रही है। तो इंडिया में सबसे सिग्निफिकेंट ग्राउंड वाटर रिजर्वायर अनकंसोलिडेटेड फॉर्मेशंस में आपको प्राप्त होता है, जो कि मेनली
एल्यूवियल जो सॉइल्स है, मिट्टी है, उसमें पाए जाते हैं, जिसमें आपको रेत, आपको ग्रेवल्स मिलते हैं, आपको सिल्ट मिलता है। ऐसे मटेरियल्स लूजली पैक्ड होता है एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा जियोलॉजिकल फॉर्मेशन सिग्निफिकेंट ग्राउंड वाटर रिजर्वोयर को लार्ज स्केल और एक्सटेंसिव डेवलपमेंट में इंडिया के अंदर आप पाते हैं, तो अनकंसोलिडेटेड फॉर्मेशन वाला जो मैंने आपको बताया, यानी कि असंगठित संरचना। अब कहाँ पर होते हैं ये? एलुवियल प्लेन्स के अंदर होते हैं। क्या क्या मिलता है इसमें? आपको रेत मिलता है, आपको ग्रेवल्स पत्थर वगैरह मिल जाते हैं, इसमें आपको कीचड़ वगैरह मिलता है ना? ऐसे मटेरियल्स लूजली एक दूसरे के साथ पैक फॉर्म में पाया जाता है। तो इस प्रकार की जो फॉर्मेशंस होती है, वहां पर वाटर स्टोरेज कैपेसिटी और जो परमिएबिलिटी होती है, जो पारगम्यता होती है, वो दोनों ही आपको हाई नजर आते हैं। इसीलिए बड़े पैमाने पर जो ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट है, वो यहाँ पर पॉसिबल हो पाता है। जैसे कि इंडो गैंगटिक वाले जो मैदान होते हैं, वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल इसीलिए है। ठीक है। अभी सेमी कंसोलिडेटेड फॉर्मेशन यानी कि अर्ध संगठित संरचना हमने यहाँ पर एलिमिनेट किया, क्योंकि वाटर अवेलेबल होता है इसके अंदर, बट वो लिमिटेड स्केल पर होता है, जबकि हमने यहाँ पर लार्ज स्केल पर बात करी थी। ऐसे ही यहाँ पर दरार युक्त संरचनाएं बोली इन्होंने, फिशर्ड फॉर्मेशंस। तो वहां पर आपको काफी कठोर चट्टाने नजर आएंगी, जिसमें आपको क्रैक्स नजर आएंगे, आपको फिशर्स नजर आएंगे, जिनसे होकर अंडरग्राउंड वाटर आपका स्टोर होने का काम होता है। ये हमारे पठारीय भारत में आपको चीज नजर आती है। कंसोलिडेटेड फॉर्मेशंस बिल्कुल ही विपरीत हो गया। वाटर स्टोरेज कंपैरेटिवली आपको वहां पर कम नजर आएगा, क्योंकि वहां पर आपको कॉम्पैक्ट पत्थर नजर आता है। ठीक है। तो याद रखिएगा, ये जो जलोढ़ मिट्टी वाली मैंने बात करी है, एल्यूवियल एक्यूफायर्स इंडिया के सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव एक्यूफायर्स में से एक है, जिसमें पंजाब आ जाएगा आपका, हरियाणा, बिहार। ये ग्राउंड वाटर रिच क्षेत्र है हमारे देश के अंदर। ठीक है। रिक्त स्थान भरे मध्य प्रदेश के धार जिले में भगवान धारनाथ की औपचारिक शोभा यात्रा को स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है? द सेरेमोनियल प्रोसेशन ऑफ लॉर्ड धारनाथ इन धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी इज लोकली रेफर्ड टू एज व्हाट? हमारे देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशंस मनाए जाते हैं। इसी प्रकार से लॉर्ड भगवान धारनाथ की सेरेमोनियल पोजेशन यानी कि उनकी एक औपचारिक शोभा यात्रा को लेकर लोकली स्थानीय रूप में किस नाम से इसको जाना जा रहा है, वो हमसे पूछा गया। तो एमपी का धार डिस्ट्रिक्ट है, भगवान धारनाथ की यहाँ पर एक शोभा यात्रा की पोजीशन को यहाँ पर बताया जा रहा है। इसको लोकली बुलाया जाता है छबीना। ये हमें याद रखना है। तो ये एक ट्रेडिशनल धार्मिक शोभा यात्रा है, जिसमें जो वहाँ के मतलब डिवोटीज होते हैं, जो जो धार्मिक लोग होते हैं, वो एक कल्चरल और अपनी डिवोशनल एक्टिविटीज को यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। बाकी झांकी तो आपको पता ही है, ये हमें यहाँ पर एलिमिनेट करना पड़ेगा। ये डेकोरेटिव जो टैबलो है या सीन को रिप्रेजेंटेशन करके यहाँ दिखाया जाता है। रथ भी नहीं कहा जाता है। ये चैरियट या पोजीशन व्हीकल को रेफर करता है, तो ये भी नहीं है। सवारी भी हम इसको नहीं कहेंगे। तो ऑप्शन वाइज भी कभी कभी बन जाती है बात। तो ये जनरल टर्म है। तो याद रखेंगे, धार डिस्ट्रिक्ट काफी ऐतिहासिक और कल्चरल इंपॉर्टेंस के लिए फेमस है एमपी के अंदर, और एमपी में काफी ऐसे लोकल आपको लोक ट्रेडिशंस नजर आएंगे जो रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का काम करता है। ठीक है। चलिए, भाई ऋग्वेद में संदर्भ में ऋक शब्द का क्या अर्थ है बताइए? भी ऋक सिग्निफाई करता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऋग्वेद क्या? अगर पता है तब भी हम आंसर कर पाएंगे। ऋग्वेद का कॉन्टेक्स्ट है, ऋक शब्द है, इसका मतलब होता है कोई पवित्र भजन, यानी कि सेक्रेड जो हाइम यहाँ पर आपको दिया गया है। तो ऋग्वेद एक्चुअली आपको पता है कि ऐसे ही भजनों का कलेक्शन है, जो अलग अलग भगवानों को डेडिकेट करे गए हैं। और ये भजन मेनली इन सभी भगवानों की प्रशंसा करते हैं, प्रार्थना के फॉर्म में होते हैं। तो ये जो ऋक शब्द है, ये संस्कृत का एक रूट है, जिसको हम कहते हैं आर्क। इससे निकाला जाता है, जिसका मतलब होता है कि किसी की प्रशंसा करना या किसी की पूजा करना। ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, पवित्र भजन ऋक सिग्निफाई कर रहा है। अब ऋग्वेद की बात हो रही है, आपको पता है कि टोटल कितने मंडल हैं? टोटल 10 मंडल हैं। और हाइम्स यानी कि भजन कितने हैं? 1028
टाइम्स आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं लगभग। इसमें कभी-कभी छंद भी आपसे पूछते हैं कि कितने वर्सेस हैं, तो लगभग 10,600 वर्सेस आप इसमें देखते हैं। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट है पर्सनल फाउल इन बास्केटबॉल प्राइमरली इन्वॉल्व स्पोर्ट। बास्केटबॉल में व्यक्तिगत फाउल में मुख्य रूप से शामिल होता है, बताइए इन 4 विकल्प में से क्या? अब जो बास्केटबॉल को फॉलो करते हैं उनके लिए सवाल बिल्कुल भी कठिन नहीं रहेगा, लेकिन हमें आइडिया होना चाहिए। पहला है रेफरी से बहस करना, दूसरा है सक्रिय खेल के दौरान अवैध शारीरिक संपर्क, तीसरा है खेल उल्लंघन में देरी यानी कि डिले ऑफ गेम वायलेशंस, और चौथा है बेंच पर खेल भावना के विपरीत आचरण। ये चारों आपको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ कोई ना कोई तो इसमें प्राइमरली फाउल ही है, लेकिन बास्केटबॉल में जो पर्सनल फाउल है उसका मतलब होता है कि किसी खिलाड़ी ने या किसी खिलाड़ी के अगेंस्ट कुछ इलीगल फिजिकल कांटेक्ट करना, जो टकरा जाते हैं बास्केटबॉल खेलते समय में एक्टिव जब वो होते हैं। जैसे कि वो पुश कर रहा है या फिर उसने उसको होल्ड कर लिया, उसने उसको टक्कर मार दी, या फिर उसको ब्लॉक कर दिया, वो जा रहा है उसको ब्लॉक कर दिया इलीगल तरीके से, या फिर उसके ऊपर चार्ज कर दिया। अगर प्लेयर्स अननेसेसरी तरीके से फिजिकल कांटेक्ट करता है तो गेम रूल्स वायलेट करा माना जाता है, और रेफरी यहाँ पर पर्सनल फाउल को कॉल करता है। तो ना तो इसमें रेफरी के साथ आर्ग्यू करने वाली बात है, बट ये जो फिजिकल कांटेक्ट वाला ऑप्शन है ये पर्सनल फाउल के अंदर आए। ठीक है? बास्केटबॉल से रिलेटेड और क्या बातें आपको पता होनी चाहिए कि कोर्ट के अंदर दोनों टीमों से कितने कितने प्लेयर्स होते हैं? 5-5 प्लेयर्स होते हैं दोनों टीमों में से ईच। एक टीम में 5 प्लेयर्स, ठीक है? अ, अगर आपसे पूछा जाएगा कि एनबीए का जो फाउल आउट रूल है वो कितना होता है, कि अगर किसी ने 6 फाउल कर दिए, ये एक पॉइंट हमें पता होना चाहिए। या फिर अगर जो फुटबॉल का मेन एसोसिएशन है फीबा इंटरनेशनल, वहां पर 5 फाउल तक का वो रखते हैं ये पूरा का पूरा। और कई सारे फाउल होते हैं, इसमें पर्सनल फाउल होता है, इसमें टेक्निकल फाउल दिया जाता है, मल्टीपल फाउल्स होता है। ठीक है? अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि बास्केटबॉल का इन्वेंटर कौन था और कब इसको इन्वेंट करा गया था? तो 1891 में बास्केटबॉल को इन्वेंट किया गया, और यहाँ पर जो व्यक्ति जिसके द्वारा बास्केटबॉल को इन्वेंट किया गया उनका नाम था डॉक्टर जेम्स। तो मैं यहाँ पर इनका नाम लिख देता हूँ, डॉक्टर जेम्स। याद रखेंगे इसको, या फिर पूरा नाम लिख देते हैं, नाइस्मिथ। डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ। तो इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा। गवर्निंग बॉडी कौन सी है फीबा है, वो मैंने आपको बताया ही। ये इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन है। नेक्स्ट है आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने केंद्रीय विधायिका को द्विसदनीय बनाया, जिसमें राज्य परिषद और क्या शामिल थे? फिल इन द ब्लैंक। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्रिएटेड अ बाईकैमरल सेंट्रल लेजिस्लेचर विद द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड व्हाट। बहुत ही आसान सा सवाल है। ये मल्टीपल जो एक्ट्स हैं जब हम पढ़ते हैं अपना मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, तो उसमें हमें रटाए जाते हैं। पॉलिटी के अंदर भी इन चीजों पर हम डिस्कशन करते हैं। भारत सरकार अधिनियम या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसे हम मॉन्टेग चैम्सफोर्ड मॉन्टेग चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। इसने इंडिया में बाई कैमरल लेजिस्लेचर को इंट्रोड्यूस किया था केंद्रीय लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर। ये जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर थी, इसके अंदर आपके 2 हाउसेस थे। एक तो था आपका काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसको आप अपर हाउस कहते हैं, और दूसरा क्या था? सेंट्रल लेजिस्लेचर असेंबली। तो ये सेंट्रल लेजिस्लेचर असेंबली यानी कि केंद्रीय विधानसभा, जो कि क्या था? लोअर हाउस था। तो ये ब्रिटिश इंडिया में लेजिस्लेटिव जो रिफॉर्म्स आए थे उसका एक इंपॉर्टेंट कदम था हमारे देश के। ठीक है? अब इस एक्ट के अंदर और भी कई सारी चीजें थी, जैसे कि प्रोविंसेस के अंदर यानी कि प्रांतों के अंदर डायरकी को इंट्रोड्यूस करा गया था। ये भी आपको पता है। डायरकी बोले तो ड्यूअल जो पावर है, इसमें रिजर्व सब्जेक्ट रखे गए थे जो गवर्नर के कंट्रोल में थे, जिसमें ट्रांसफर सब्जेक्ट रखे गए थे जो भारतीय मिनिस्टर्स के कंट्रोल में थे। ऐसे ही बाई कैमरल लेजिस्लेचर का मैंने बता दिया, जो कि पहली बार केंद्रीय लेवल पर 2 सदनों के बारे में इंट्रोडक्शन करा गया था। लिमिटेड फ्रेंचाइज की बात करी गई थी इसके अंदर। लिमिटेड फ्रेंचाइज यानी कि वोटिंग जो अधिकार थे वो सबको नहीं मिले थे। प्रॉपर्टी,
टैक्स और एजुकेशन के आधार पर वोटिंग के अधिकार दिए गए थे। तो याद रखेंगे ये सब बातें, और भी दुनिया भर की चीज़ इसके अंदर डिस्कशन करे जाते हैं, जैसे कि 1919 को क्या कहा जाता है, इसको मॉन्टेग चैम्सफोर्ड के नाम से हम जानते हैं, और ऑब्जेक्टिव यही था कि ग्रेजुअल सेल्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड करी जाए। 1909 वाले को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहा जाता है। 1935 वाले को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के नाम से जाना जाता है। तो ये आसान है। नेक्स्ट है लंदन 2012 ओलंपिक में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड पिस्टल स्पर्धा में विजय कुमार के प्रदर्शन को किस महत्वपूर्ण कारक ने अलग किया? What critical factor distinguished Vijay Kumar's performance in the men's 20-meter rapid pistol event in London 2012 ओलंपिक्स? तो पहले तो विजय कुमार का नाम ओलंपिक 2012 लंदन से संबंधित है। किस इवेंट से संबंधित है? शूटिंग से। ठीक है, ये हमें क्लियर करना है। तो लंदन ओलंपिक जो कि 2012 के अंदर लंदन में कराए गए थे, उसमें विजय कुमार ने मेंस 2025 के रैपिड फायर पिस्टल इवेंट में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, और इन्होंने कौन सा मेडल जीता था? सिल्वर मेडल जीता था। तो कंपटीशन के दौरान एक स्टेज पर जो स्कोर है वो टाई हो गया था, लेकिन विजय ने 6th राउंड में काफी बेटर शूटिंग करके फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई किया, और ये परफॉर्मेंस उस इवेंट का एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट थी। इस मैच के अंदर बहुत सारा मतलब शोर शराबा हुआ था। तो कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड इसके अंदर इन्होंने नहीं करा। ठीक है, गोल्ड इन्होंने नहीं जीता। फर्स्ट इंडियन शूटर टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल्स वाली जो बात है, ये भी इसके अंदर वो नहीं है। ही आउटशेड अ टाइड कॉम्पिटिटर इन द सिक्स्थ राउंड टू रीच द फाइनल राउंड, ये वाला जो ऑप्शन है ये इसके अंदर सही चला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। गैब्रियल गार्सिया मार्केज की पुस्तक 100 years ऑफ सॉलिट्यूड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द बुक 100 years ऑफ सॉलिट्यूड बाय गैब्रियल गार्सिया मार्केज। मल्टीपल ऐसी किताबें मार्केट के अंदर आती हैं, उनकी सिग्निफिकेंस रहती है, उन पर चर्चा होती है। तो ये जो पुस्तक है ये काफी इनका फेमस नोवेल है, और काफी मैजिकल रियलिज्म का एक बढ़िया उदाहरण इसको माना जाता है। तो एक एक करके स्टेटमेंट देख लेते हैं। यह उपन्यास काल्पनिक शहर मैकॉन्डे में बूंदिया परिवार के उत्थान और पतन का वर्णन करने के लिए जादुई यथार्थवाद का प्रयोग करता है। द नॉवल एम्प्लॉयज मैजिकल रियलिज्म टू नैरेट द राइज एंड फॉल ऑफ द ब्यूंडिया फैमिली इन द फाइनेंशियल टाउन इन द फिक्शनल टाउन ऑफ मकांडो। इस प्रकार का एक इसके अंदर डिस्क्रिप्शन दिया गया है, तो ये मतलब सही है। दूसरा है, यह 20वीं शताब्दी में कोलंबिया की राजनीतिक घटनाओं पर केंद्रित एक रैखिक इतिहासकार एक विवरण प्रस्तुत करता है। जी नहीं, यहाँ पर सिर्फ पहला वाला ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऐसी किताबों को लेकर वो पूछ लेते हैं। तो अभी आजकल अगर आप कोई किताबें पढ़ें तो मतलब उसमें सिर्फ वही ना पढ़ें कि किसने लिखा है, अब आपको उसके अंदर थोड़ा सा और देखना पड़ता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये। नेक्स्ट, एआईएफएफ कैलेंडर के अनुसार भारत फुटबॉल सीजन 2024-25 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वही वाली बात है, करंट अफेयर के अंदर आपको अपने आप को एक्टिव रखना है। अब उसमें जो भी इवेंट के बारे में पूछ रहे हैं उसके रिगार्डिंग अगर आपको पता है तो स्टेटमेंट वाइज आप इनको करेक्ट कर पाओगे। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? डूरंड कप 2024 एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट 26 जुलाई से 31 अगस्त के बीच में आयोजित किया गया। तो ये वाली बात सही है भाई, ये मतलब एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है, और इसका ये शेड्यूल का डेट जो इन्होंने दिया है 2024 के अंदर, ये इसी समय पर आपका आयोजित करा गया था। तो ये ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट इन्होंने दिया है कि आई लीग 3 और जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप टीयर 1 और टीयर 2 दोनों एक ही कैलेंडर महीने में आयोजित करे जाएंगे। ये मतलब इस इवेंट के कुछ फीचर्स इन्होंने इसके अंदर दे दिए हैं यार, वो दोनों ही एक तरीके से यहाँ पर करेक्ट है। तो आंसर तो आपका सी जाएगा, बट करंट अगर कोई इस प्रकार का इवेंट हो रहा है तो उसके बारे में इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। बाकी ड्यूरेंट कप को स्टार्ट करा कब गया था? 1888 के अंदर करा गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका जो नाम रखा गया है वो मोर्टाइमर ड्यूरेंट के नाम पर रखा गया है। एशिया का ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये हमें याद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स करना है अभी इसके अंदर।
वित्तीय आपातकाल के दौरान न्यायाधीशों के वेतन में कितने की कटौती की जा सकती है? ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी द सैलरीज ऑफ जजेस कैन बी रिड्यूस्ड बाय व्हाट? इंटरेस्टिंग सवाल है। तो हमारे भारत के संविधान के अंदर एक आर्टिकल है जिसको आर्टिकल 360 हम कहते हैं, जिसके अनुसार अगर वित्तीय आपातकाल डिक्लेयर होती है तो राष्ट्रपति जो जजेस हैं उनकी सैलरी में कमी कर सकते हैं, उस कमी का ऑर्डर दे सकते हैं, जिसमें आपको सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस दोनों को इंक्लूड करा जाएगा। तो वित्तीय आपातकाल तब डिक्लेयर करी जाती है जब देश की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसके ऊपर कोई खतरा हो। अब फाइनेंशियल इमरजेंसी के प्रभाव आपको पता ही है कि जो केंद्र है वो स्टेट्स को फाइनेंशियल डायरेक्शंस उसमें दे सकते हैं कि आपको ऐसे से करना है। सरकारी कर्मचारियों की जो सैलरी है उनको कम करा जाता है, जजेस की सैलरी भी रिड्यूस हो सकती है। जो स्टेट फाइनेंशियल मैटर्स है उस पर केंद्र का उनके स्टेट के ऊपर कंट्रोल इंक्रीज हो सकता है। तो यहाँ पर रिड्यूस बाई कौन कर रहा है? तो यहाँ पर राष्ट्रपति रिड्यूस कर रहे हैं इस आपके आर्टिकल 360 के दौरान। तो ये हमें याद रखना है। नेशनल इमरजेंसी आपको पता ही है, आर्टिकल 352 के अंदर है, ये नेशनल इमरजेंसी है। और फिर आपका स्टेट इमरजेंसी जिसको प्रेसिडेंशियल रूल भी कहते हैं, तो इसको मैं लिख देता हूँ। स्टेट इमरजेंसी किसके अंदर आता है? ये 356 के अंतर्गत आता है। ये सभी को रटा हुआ, ठीक है। इंडिया में अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी इंपोज नहीं हुई है, तो वो भी याद रखना है। नेक्स्ट है असर्शन रीजन बेस्ड। आपको सवाल दिया गया है, दावा ये करा जा रहा है कि इसरो द्वारा एरोस्पेस घटकों में संरचना और भार वितरण को अनुकूलित करने के लिए जनरेटिव डिजाइन सॉफ्टवेयर का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। ये इन्होंने दावा करा है कि जनरेटिव डिजाइन सॉफ्टवेयर इज इंक्रीजिंगली यूज्ड बाय इसरो फॉर ऑप्टिमाइजिंग स्ट्रक्चर एंड वेट डिस्ट्रीब्यूशन इन एरोस्पेस कंपोनेंट्स। बिल्कुल सही है भाई। हमारी जो इसरो है वो इसरो यही तो कोशिश कर रही है कि एरोस्पेस सेक्टर में जनरेटिव डिजाइन का यूज करके, सॉफ्टवेयर का यूज करके हमारे जो ऐसी चीजें हैं जो हमें नुकसान देती हैं, जैसे कि उसका वेट अगर कम करने की जरूरत है उसको रिड्यूस करने में हेल्प कर रही है, उसकी स्ट्रक्चरल एफिशिएंसी को इंप्रूव करने में हेल्प कर रही है, मटेरियल यूज कितना हो उसको ऑप्टिमाइज करने में हेल्प कर रही है। तो एरोस्पेस इंडस्ट्री में लाइट वेट होना आपके स्पेसक्राफ्ट का इंपॉर्टेंट है और स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट्स उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए इसरो एजेंसी एडवांस डिजाइन टूल्स का इसके अंदर यूज कर रही है। तो दावा बिल्कुल सही है। दूसरा है जनरेटिव डिजाइन उपकरण। ये रीजन, ये कारण दे रहे हैं, जनरेटिव डिजाइन उपकरण विशेष रूप से पीएसएलवी प्रकारों में उपयुक्त क्रायोजेनिक ईंधन टैंकों के मॉडलिंग के लिए विकसित किए गए हैं। जी नहीं, जनरेटिव डिजाइन टूल्स आर स्पेसिफिकली डेवलप्ड फॉर मॉडलिंग क्रायोजेनिक फ्यूल टैंक्स यूज्ड इन पीएसएलवी वेरिएंट्स। ऐसा नहीं है। एक्चुअली में ये जर्नलाइज्ड डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन टूल्स होते हैं जो कि एरोस्पेस, ऑटोमोटिव, मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, इन सभी मल्टीपल सेक्टर्स में इनका यूज होता है। और पीएसएलवी के अंदर क्रायोजेनिक स्टेज भी होती है, लेकिन क्रायोजेनिक इंजन मेनली जीएसएलवी में यूज होता है, ठीक है। पीएसएलवी क्या है? पीएसएलवी आपका पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, इसरो का रिलायबल लॉन्च व्हीकल है। मेनली सैटेलाइट्स को पोलर ऑर्बिट के अंदर वो भेजने का काम करता है। और जो जीएसएलवी मैंने आपसे कहा, ये क्या है? ये आपका जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ये जो कि क्रायोजेनिक इंजन का यूज करता है। तो यहां पर असर्शन ठीक था, रीजन गलत है। ए इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, इसी वाला ऑप्शन जाएगा इसमें, ठीक है। भारत में राज्यों की उधार लेने की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? Which of the following statements is or are correct regarding the borrowing powers of states in India? ये दो स्टेटमेंट दिए, एक एक करके स्टेटमेंट पिक करते हैं। पहला, यदि किसी राज्य पर केंद्र का कोई ऋण बकाया है तो उसे आंतरिक उधार लेने के लिए केंद्र की सहमति की आवश्यकता होती है। A state requires the center's consent for internal borrowing if it owes any debt to the केंद्र, to the center। अगर किसी राज्य पर केंद्र का कोई ऋण पेंडिंग है तो राज्य को एडिशनल इंटरनल बोरोविंग के लिए केंद्र की मंजूरी लेनी पड़ सकती है। ये प्रोविजन हमारे संविधान के एक आर्टिकल में दिया गया है। वो आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 293। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा यहां पर। दूसरा,
कोई भी राज्य केंद्र सरकार के पूर्व स्वीकृति के बिना विदेशी स्रोतों से ऋण नहीं ले सकता। नो स्टेट कैन रेज लोन्स फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। क्या ये सही है? ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। स्टेट्स यानी कि राज्य डायरेक्टली किसी भी विदेशी लोन रेज के लिए नहीं जा सकते बिना सरकार के रिकमेंडेशन के या उनके अप्रूवल के। फॉरेन जो बोरोविंग है वो सॉवरेन मैटर माना जाता है, मेनली केंद्रीय सरकार के कंट्रोल में होता है। तो ये आर्टिकल 293 के अंदर क्या था कि अगर किसी भी राज्य के पास कोई पहला पेंडिंग बोरोविंग पड़ा है तो उसको केंद्र की यहाँ पर अनुमति लेनी पड़ेगी दोबारा इंटरनल बोरोविंग के लिए। ये याद रखेंगे। अब कई प्रकार के सरकारी डेट होते हैं, कर्ज होते हैं, इंटरनल डेट, एक्सटर्नल डेट, पब्लिक डेट, तो ये भी हमें पता होने चाहिए। तो दोनों ही सही थे, इसीलिए सी वाला ऑप्शन सही चला जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट, विद्युत हीटरों में ताप तत्व के रूप में आमतौर पर नाइक्रोम का उपयोग क्यों किया जाता है? Why is nichrome commonly used as the heating element in the electric heaters? एक तरीके से केमिस्ट्री पर बेस्ड ये आधारित इन्होंने सवाल पूछा है। तो ये जो नाइक्रोम है ना, वो इलेक्ट्रिक हीटर्स में हीटिंग एलिमेंट के रूप में यूज किया जाता है क्योंकि इसके अंदर कई सारी खासियत होती है। इसके अंदर जो इसकी रेजिस्टिविटी होती है, इसकी जो प्रतिरोधकता होती है वो काफी हाई होती है, मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई होता है। और इसी हाई रेजिस्टिविटी की वजह से जो करंट है वो पास होने पर ज्यादा हीट ये प्रोड्यूस करता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट इंश्योर करता है कि वायर हाई टेम्परेचर पर पिघल ना जाए। तो नाइक्रोम जिसका यहाँ पर यूज करा जा रहा है, इवन वो ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंट भी होता है, जिसके लिए इसको जल्दी खराब होता हुआ नहीं देखते हैं। तो मोस्टली आपको इस नाइक्रोम के अंदर निकल क्रोमियम से मिलकर बनाया जाता है, तो ये वाले रीजन है जो कि नजर आता है। इट हैज लो रेजिस्टिविटी, नहीं, रेजिस्टिविटी हाई होती है। दूसरा, इट हैज हाई रेजिस्टिविटी लो मेल्टिंग पॉइंट, नहीं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। इट ऑफर्स हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये वाली बात आपकी सही थी। तो ये बातें याद रखेंगे। किस किस से मिलकर बन रहा है आपका ये जो नाइक्रोम यहाँ पर यूज हो रहा है? निकेल एंड क्रोमियम। तो याद रखेंगे इन बातों को। एक्चुअली में कई सारे फॉर्मूला भी आपने पढ़े होंगे हीटिंग इफेक्ट को जब एक्सप्लेन किया जाता है। तो जब इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर से पास होता है तो वो क्या करता है? हीट प्रोड्यूस करता है। तो उसका एक फॉर्मूला हमें फिजिक्स के अंदर और केमिस्ट्री के अंदर बताया जाता है कि वो होता है आई स्क्वायर आर टी, एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। अब ये क्या है? इसमें एच क्या है? ये जो हीट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो ऊष्मा आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। आई इसके अंदर क्या है? आपका करंट है, विद्युत है। आर क्या है? इसके अंदर रेजिस्टेंस है। और टी क्या है? इसमें समय है, जितने समय के लिए आप उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके हीट कंडक्ट करा रहे हैं। ठीक है। रिक्त स्थान बढ़े थोड़ा इज परफॉर्म्ड मोस्टली बाय विच कम्युनिटी? थोड़ा मुख्यतः कौन से समुदाय द्वारा परफॉर्म करा जाता है? तो थोड़ा क्या है? ये हिमाचल प्रदेश का एक ट्रेडिशनल मार्शल फोक डांस है जो मेनली राजपूतों यानी कि राजपूत कम्युनिटी के द्वारा परफॉर्म करा जाता है। इसके अंदर मतलब तीरंदाजी या फिर फाइटिंग का मॉक ड्रिल एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें बहादुरी का प्रतीक बताना, एक वॉरियर की स्पिरिट को इसके अंदर रिप्रेजेंट करा जाता है। थोड़ा डांस भी इसके अंदर यूज करता है। तो याद रखेंगे ये थोड़ा में नाम है। असर्शन रीजन बेस्ड एक और सवाल आपके सामने है। इसमें दावा करा जा रहा है, असर्शन देखो क्या बता रहा है। जब किसी देश के लोगों की वास्तविक स्थिति की बात आती है तो सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी वास्तव में पूरी कहानी नहीं बताता है। जीडीपी doesn't really tell the whole story when it comes to how well people in a country are actually doing। क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल सही है भाई। जीडीपी, जिसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, किसी भी कंट्री की टोटल इकोनॉमिक आउटपुट को मेजर करता है। लेकिन क्या ये किसी सिटीजन के बारे में, उनकी एक्चुअल वेलबींग के बारे में फुली रिप्रेजेंटेशन देता है? नहीं देता। वही वाली बात आपसे कह रहे थे, जीडीपी सिर्फ प्रोडक्शन और इनकम को ही तो मेजर कर रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को थोड़ी ना बता रहा है। रीजन, कारण क्या है? ऐसा मुख्यतः इसलिए है क्योंकि यह मशीनों की टूट फूट, प्रदूषण
यहां तक कि लोगों के बीच धन के वितरण जैसी बातों को ध्यान में नहीं रखता। बिल्कुल सही है। और यही कारण है कि जीडीपी होल स्टोरी को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। इसमें पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल डैमेज, इनकम की इनइक्वालिटी, मशीन का वियर एंड टीयर यानी कि डेप्रिसिएशन, ये सारे के सारे फैक्टर प्रॉपरली अकाउंट नहीं करे जाते हैं और इसी वजह से जीडीपी अलोन डेवलपमेंट का परफेक्ट इंडिकेटर नहीं माना जाता है। और यहाँ पर ये रीजन बता भी रहा है कि असर्शन यानी कि जो दावा है वो बिल्कुल सही है। तो इसीलिए पहला वाला जो ऑप्शन है ये इसके अंदर सही जाएगा। जीडीपी के कई प्रकार होता है, ये तो शायद आपको पढ़ा रखा होगा किसी ना किसी ने भी, जिससे भी आप पढ़ रहे हैं। एक नॉर्मल नॉमिनल जीडीपी होता है, एक रियल जीडीपी होता है। रियल जीडीपी के अंदर इन्फ्लेशन एडजस्ट करके जीडीपी बताया जाता है। कई सारे ऐसे आपको पॉइंट्स नजर आता है। नेक्स्ट है फिर से असर्शन रीजन बेस्ड सवाल आपसे पूछ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 400 के ऊपर एक्यूआई मान को गंभीर श्रेणी में रखा जाता है। एक्यूआई वैल्यू अब 400 इज क्लासिफाइड एज सीवियर। तो ये तो दिल्ली एनसीआर में रहने वाले सभी लोग इस बात को कह देंगे कि ये जो दावा ये कर रहे हैं बिल्कुल सही बात है। एक्यूआई यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स वैल्यू अगर 400 से ऊपर है तो जो एयर क्वालिटी है उसको सीवियर कैटेगरी के अंदर क्लासिफिकेशन के रूप में रखा जाता है। मतलब इस लेवल पर जो प्रदूषक हैं या जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो एक्सट्रीमली डेंजरस माने जाता है। कारण ये क्या बता रहे हैं, ऐसे स्तर स्वास्थ्य स्वस्थ व्यक्तियों पर भी श्वसन संबंधी प्रभाव डालते हैं। सच लेवल कॉज रेस्पिरेटरी इफेक्ट्स इवन ऑन हेल्दी इंडिविजुअल्स, बिल्कुल सही है। यानी कि सीवियर एक्यूआई लेवल हेल्दी इंडिविजुअल्स पर भी उनकी जो श्वसन संबंधी चीजें हैं उनके ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं ना, जिसमें उनको सांस लेने में दिक्कत आती है, उनको खांसी आती है, उनकी आई जलती हैं, उनके लंग में स्ट्रेस होता है, अस्थमा और हार्ट जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए तो ये और भी ज्यादा खतरा होता है। तो ये हमें याद रखना है। तो ये हमें इंडेक्स भी पता होना चाहिए कि 0 से 50 तक की जो कैटेगरी है वो गुड वाली कैटेगरी है। 51 से 100 वाली कैटेगरी सेटिस्फैक्टरी कैटेगरी है। 101 से लेकर 200 वाली पुअर पुअर होती है कितनी, मॉडरेट। ये मॉडरेट है। 201 से 300 पुअर, 301 से 400 वेरी पुअर, 401 से 500 सीवियर। तो इस प्रकार से ये आपको चीजें नजर आती है। ठीक है। अब इसके अंदर आंसर कौन सा करेक्ट जाएगा, मतलब ठीक तो दोनों है, लेकिन क्या वो उसको एक्सप्लेन कर रहा था, वो बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा है। तभी तो सीवियर कहते हैं, क्योंकि वो एक हेल्दी इंडिविजुअल के भी रेस्पिरेटरी उसको खराब कर सकता है। नेक्स्ट, 1960-1990 के दौरान उर्वरक सब्सिडी एक दो धारी नीतिगत साधन क्यों थी? Why were fertilizer subsidies a double-edged policy instrument during 1960 to 1990? 1960 से 90 तक की बीच की बात हो रही है। आपको पता है कि इस समय पर फर्टिलाइजर जो पॉलिसीज थी, जो सब्सिडीज थी, वो हरित क्रांति के लिए हमारे देश के अंदर इंपॉर्टेंट थी और इन्हीं सब्सिडीज की वजह से जो फर्टिलाइजर्स थे वो हमारे देश के किसानों के लिए अफोर्डेबल बने। कृषि के अंदर जो प्रोडक्टिविटी थी वो बढ़ सकी। जो खाद्यान्न है, जो फूड ग्रेन है, उनके उत्पादन में काफी ग्रोथ देखी गई। लेकिन इसका बेनिफिट मोस्टली लार्ज और जो अमीर फार्मर्स थे उनको ज्यादा मिला। क्यों? क्योंकि उनके पास बड़ी बड़ी जमीनें थी, उनके पास सिंचाई के साधन थे, उनकी परचेजिंग एबिलिटी पावर थी, वो खरीद सकते थे। लेकिन जो गरीब किसान थे, जो छोटे किसान थे, वो कंपैरेटिवली इसका कम बेनिफिट उठा पाए और इसी वजह से ये डबल एज्ड पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट के रूप में जाना गया। तो क्या इससे ग्लोबल ट्रेड प्रमोट हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव नहीं था ये। क्या इससे रूरल एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हुआ? जी नहीं। फर्टिलाइजर सब्सिडी का मेन इंपैक्ट प्रोडक्टिविटी पर था, एम्प्लॉयमेंट पर थोड़ी ना था। दे सपोर्टेड प्रोडक्टिविटी बट ऑफन बेनिफिटेड रिचर फार्मर्स। उन्होंने उत्पादकता का समर्थन किया लेकिन अक्सर अमीर किसानों को इसका लाभ पहुंचा। ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर पंजाब, हरियाणा और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहां पर आपको चीजें नजर आई जहां पर HYV यानी कि हाई यील्डिंग जो सीड्स है वो प्रोवाइड करे गए, फर्टिलाइजर्स, सिंचाई के साधन, मैकेनाइजेशन, ये सब चीजें प्रोवाइड करी गई। बता दो मैं इसी बात पर कि भारत के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर किसको कहा जाता है? MS
स्वामी नाथन का नाम याद रखेंगे आप यहाँ पर, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। ठीक है, तो कारण क्या है, इन्होंने रीजनल इनइक्वालिटी और जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन थे, ऐसे इश्यूज को काफी उठाया और इन सब चीजों पर ध्यान दिया। अगला सवाल ये है कि हरित हाइड्रोजन मिशन पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को लेकर ये 3 स्टेटमेंट दिए हैं, इन पर हमें बात करनी है और बताना है इनमें से कौन-कौन से करेक्ट हैं। पहला, इसका उद्देश्य भारत की हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है। इट एम्स टू मेक इंडिया ए ग्लोबल हब फॉर प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। बिल्कुल सही है भैया। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का मुख्य उद्देश्य यही है कि भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट के रूप में ग्लोबल हब के रूप में हमारा देश जाना जाए। दूसरा है द मिशन टारगेट्स प्रोडक्शन ऑफ 110 MMT बाई 2030। ये इन्होंने थोड़ा सा ज्यादा कर दिया। मिशन का टारगेट 2030 तक 5 मिलियन मेट्रिक टन इतना ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन है, 10 MMT नहीं। Green hydrogen is produced by electrolysis using renewable energy। हरित हाइड्रोजन का उत्पादन नवीकरण ऊर्जा का उपयोग करके इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा किया जाता है, वाली बात भी सही है। होता है क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस में वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है और फिर करंट का यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके जनरेटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कि आपका सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी होते हैं, इनका यूज करा जाता है। हाइड्रोजन के कई प्रकार होते हैं, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन में आपका नेचुरल गैस और कार्बन कैप्चर होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। तो इसमें पहला और तीसरा करेक्ट होने की वजह से सी वाला ऑप्शन जाएगा। ओके, नेक्स्ट, सार्वजनिक क्षेत्र सुधार में नवरत्न शब्द का तात्पर्य क्या है? द टर्म नवरत्न इन पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स रेफर्स टू व्हाट? नवरत्न स्टेटस भारत सरकार द्वारा जो सिलेक्टेड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस यानी कि पीएसयूज होते हैं उनको दिया जाता है, ताकि उन्हें ज्यादा ऑपरेशनल और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिल सके, जिसमें उद्देश्य इनका यही रहता है कि ऐसी जो कंपनीज है उनकी एफिशिएंसी को इंप्रूव कराया जा सके, वैश्विक लेवल पर उनकी कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाया जा सके, उनकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है उसको तेज करा जा सके। तो ये नवरत्न कंपनी को इन्वेस्टमेंट और बिजनेस एक्सपेंशन में कंपैरेटिवली ज्यादा फ्रीडम दी जाती है। ठीक है, तो पब्लिक इंटरप्राइजेस गिवन फुल प्राइवेटाइजेशन, क्या ये मतलब है इसका? ये गलत है। नवरत्न पीएसयूज सरकार के द्वारा ओन्ड ही रहता है, तो ये वाली बात सही नहीं है। पब्लिक इंटरप्राइजेस ग्रांटेड ऑटोनॉमी फॉर बेटर परफॉर्मेंस, ये वाली बात यहाँ पर बिल्कुल सही बैठ गई, तो ये हमें याद रखना है। पीएसयूज की कैटेगरी कौन कौन सी होती है ये तो पता होगा। सबसे ऊपर कौन से आते हैं? महारत्नाज, फिर नवरत्नाज, और फिर तीसरे नंबर पर कौन सा आता है? आपके मिनी रत्नाज। तो ये जरूर याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब अगर किसी को मतलब नवरत्न का स्टेटस चाहिए तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, फाइनेंशियली प्रॉफिट में वो कंपनी होनी चाहिए, उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि नवरत्न कंपनी के एग्जांपल में आपका कौन कौन सी कंपनी आती है? आपकी बीईएल आती है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, आपकी एचएएल जिसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, नालको शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। महारत्ना में कौन कौन आते हैं? ओएनजीसी, एनटीपीसी, आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, कोल इंडिया लिमिटेड। तो ये हमें याद रखना है। महारत्ना पहले नंबर पर आता है, फिर उसके बाद नवरत्ना, फिर आपके मिनी रत्ना। इनको परफॉर्मेंस बेटर करते करते इनको ये ऊपर के स्टेटस मिलता है। ठीक है, तो भाई ये था डिस्कशन जिसमें हमने 21 सितंबर 2025 की शिफ्ट नंबर 3 का डिस्कशन किया। इस क्लास की पीडीएफ मेरे ऐप से आपको मिल जाएगी। ये मेरा ऐप है edu24। इस ऐप को आप डाउनलोड करके मेरी पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं। बाकी आप में से अगर किसी को पर्सनलाइज्ड गाइडेंस चाहिए अपनी एग्जाम की तैयारी में, तो मेरे इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज करके कनेक्ट कर सकते हैं। आपकी तैयारी में मैं आपको हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ मैं कनेक्टेड हूँ। मतलब मैं
पूरी जर्नी में उनकी हेल्प करता हूँ, जो कि पेड होता है। समझ रहे हो? मतलब फॉर एन एग्जांपल, अगर अभी तो 2026 वाला पेपर आ लिया, अगर आप में से कोई 2027 के फॉर एन एग्जांपल सीजीएल की तैयारी कर रहा है, तो आप मेरे साथ कनेक्ट होंगे, आपको गाइड करूँगा, क्योंकि कोई गाइडेंस देने वाला नहीं होता है, उनको बताने वाला ही नहीं होता है, उनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करने वाला नहीं होता। तो मेरा कुछ पेमेंट रहता है, उस पेमेंट के आधार पर आप लोगों को ये जो गाइडेंस है ये हम देते हैं। 3000 से ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं। लोगों को लगता है बहुत महँगा है, इसीलिए मैं 3000 करके रखता हूँ ये अपनी फीस को। क्योंकि जॉइन ही वो करे जिसको लगे कि भई हाँ, मेरे को करना है और मेरे को कोई लग के साथ में हर टाइम पे अवेलेबल रह के मेरी हेल्प करेगा। खैर एनीवेज़ ये मतलब एक प्रोग्राम है मेरा, अगर किसी को जॉइन करना है तो वो कर सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।